ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा आपकी जमा जोखों की, आपकी बचत की, आपके बुढ़ापे के सहारे की, परिवार के संबल की। भाई, आप पैसा कमाते हैं, कुछ बचाएंगे फॉर दैट रेनी डे, बुरे वक्त के लिए, या जरूरत होती है पढ़ाई लिखाई, बच्चा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, बिटिया का ब्याह करना है, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनकी दवाई के लिए, उनके इलाज के लिए पैसे तो चाहिए। वो घर में तो कोई नहीं रखता, वो रखे जाते हैं बैंक में, भाई महफूज रहेंगे। अब ये बैंक ही डूब जाए फिर क्या? ये तो सिस्टम, जो व्यवस्था है, उसके इकबाल पर, उसके भरोसे पर ही सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। और ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में एक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। 2436 करोड़ 37 लाख कुल रकम जमा है वहां पर। आपके मेरे जैसे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, गरीब लोगों के मेहनत की कमाई। आरबीआई ने फरमान जारी किया, जी बहुत अनियमितताएं हो रही हैं, बहुत गड़बड़ झाला है, बहुत घाटा हो रहा है, ताला लगा दो बैंक पर। ना पैसा निकाल सकते, ना पैसा जमा कर सकते 6 महीने तक। किसी के घर में शादी ब्याह हो, किसी को जरूरत हो, सारी अपनी ताउम्र की कमाई बैंक में डली हो, कुछ नहीं, 6 महीने में फैसला होगा कि ये बैंक चलाने लायक भी है या नहीं। बंद हो गया तो खेल ही खत्म। 5 लाख रुपया लो और अपने घर जाओ, वरना तोड़ तोड़ कर पैसे मिलेंगे। लाखों लोग हैं प्रभावित, कहीं पर कोई चर्चा नहीं। खबरें चला दी कुछ चैनलों ने, दिन में, शाम को कोई चर्चा नहीं। 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगा ली है, बड़ी खबर है। क्या क्या हमारे रिश्ते हो गए अमेरिका से, दोस्ती यारी की बातें हो रही हैं, और आम आदमी की परेशानियों पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हैं। तो सवाल भेजिए। बैंक डूब गया है क्या? उसकी कार्रवाई रोक दी है तत्काल प्रभाव से। आज 14 तारीख है, 13 फरवरी से इंडियन कोऑपरेटिव बैंक है एक, महाराष्ट्र में, मुंबई में। 2436 करोड़ 37 लाख की वहां कुल रकम जमा है आम आदमी की। यह बैंक बना कैसे, अस्तित्व में कैसे आया, इसकी भी एक दिलचस्प और बड़ी रोचक कहानी है। 1968 में जॉर्ज फर्नांडिस, बहुत ही फायर ब्रांड ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे उस वक्त, बाद में तो देश के रक्षा मंत्री भी बने। वो टैक्सी यूनियन के अगवा थे। अब एक टैक्सी चलाने वाले को बैंक ने लोन देने से इंकार कर दिया। वो जमाना ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। 100 करोड़ रुपए डकार जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति उनको दोबारा से 200 करोड़ देने के लिए बिल्कुल साष्टांग करते दिखाई देते हैं बैंक, सरकारी भी प्राइवेट भी। आम आदमी को चक्कर कटा कटा के, साइन करा करा के थका देते हैं, एहसान ऊपर से लाद देते हैं। ब्याज तो लेंगे ही कि पता नहीं कितना बड़ा एहसान आपको कर दिया कि आपको लोन दे दिया है। खैर, लोन नहीं मिला उस टैक्सी ड्राइवर को। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने सबसे 10-10 रुपए इकट्ठे किए, एक बैंक ही खड़ा कर दिया। लेबर बैंक था उसका नाम। 1977 में फिर उसका नाम द इंडियन कोऑपरेटिव बैंक हुआ, शेड्यूल्ड बैंक बन गया 90 के दशक में। अब इसमें घोर अनियमितताएं हैं जी, घाटा हो रहा है। यकायक अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से उठा आरबीआई, सेंट्रल बैंक है, सब पर नजर रखना
बैंक की जिम्मेदारी है, और इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कुंभकर्णीय निंद्रा। भाई किताबें हैं, आप देखते रहिए ना, उसको फॉलो कीजिए। ये ऐसी नौबत क्यों आई और क्यों आने दिए आपने? और यकायक आप कह देंगे ये 6 महीने ना पैसे निकाल सकते, ना डाल सकते, कोई लोन नहीं ले सकते, बैंक प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। चलिए वो तो ठीक है, मेरे पैसे हैं, अब बोर्ड के इम्तिहान है, उसके बाद मुझे अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजना है, या मेडिकल कराना है, या आईआईटी में भेजना है, या इंजीनियरिंग करानी है, और मैंने अपने पैसे रखे हुए हैं 10, 15, 20 लाख, 25 लाख आपके पास। अब मैं नहीं निकाल सकता, क्यों? मेरी क्या गलती? गलती बैंक की, गलती आरबीआई की, गलती बड़े बड़े उद्योगपतियों की। बैंक डूबते कब हैं? आपके मेरे 1 लाख 2 लाख रुपए के ऋण से तो बैंक नहीं डूबता। डूबता है जी, किसी ने 5,000 करोड़ ले रखे हैं, किसी ने 10,000 करोड़ ले रखे हैं, वो भाग गया इंग्लैंड लंदन में, वहां पर अंगूठा दिखा रहा है सिस्टम को, तब बैंक डूबते हैं। उसका हर जाना आम आदमी क्यों भरे? आम आदमी का हाल क्या है, पहले उस पर एक नजर डालिए, फिर पूरी कहानी आपके सामने समझाता हूं। घर का खर्चा अभी इसमें से निकालना पड़ता है ना, तो पैसा ही नहीं तो घर का खर्चा कैसा चलने वाली। इन्फॉर्मेशन कोई दिया हुआ नहीं है, आज मालूम गिरा हमें कि बैंक बंद हो गए। कोई मैसेज नहीं, किसी को भी कोई मैसेज नहीं। उसी से निकाल के मैं मेरा घर का खर्चा चलाता था। अब 15 दिन के बाद से रमजान आने वाला है, मैं कैसे क्या करूँगा? आज अब मेरा कहता कितना तकलीफ है। मेरा तो 3 लड़कियां है छोटी छोटी, 1-1 रुपया करके जमा कर ऐसे वो है ना पैसा। जमा पूंजी सब इधर अटकी हुई है, हम कहाँ जाए? कोई अथॉरिटी नहीं दे रहा है जवाब, कुछ नहीं दे रहा है, प्रायर नोटिस नहीं दिया। कल तक बैंक चालू था, आज बंद हो गया है। मेरे सिस्टर का फोन आया कि लॉकर बैंक बंद हो गया है, तो मैं दौड़ के आ गई। अभी क्या करे बोला, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ पता ही नहीं कुछ। अभी देखेंगे, कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? काम करना पड़ेगा, किधर किसका बर्तन बांधना, कुछ नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस अपना है भरने का, लाइट बिल भरना है, बच्चे लोग का देखना है। ये इतना बड़ा झटका आम आदमी को देने की नौबत क्यों आती है? आम आदमी को नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उनको पहले आगाह क्यों नहीं किया गया? बंद कर दिया जी। आम आदमी पैसे लेकर भाग गया कहीं, जो जिम्मेदार है उसको पकड़ा क्यों नहीं आपने? इसका जवाब कौन देगा? सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, मुझे यकीन है, अब इसमें पूरे बयान को गौर कीजिएगा, कितनी सफाई से हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए निकलता दिखाई देगा। मुझे यकीन है कि आरबीआई ने यह कार्रवाई इसलिए की होगी क्योंकि उसे यह जरूरी लगा होगा। अच्छा, आरबीआई को जरूरी लगा होगा तो कर दिया। आम आदमी भटकता रहे। वो 87 साल के बुजुर्ग रो रहे थे कि अब रमजान आएगा, मैं क्या करूं। एक महिला ने एमटीएनएल में काम करती थी, 19 लाख रुपए, नाम भी बता देता हूं, शोभना पेडनेकर, 19 लाख रुपए बैंक में जमा है, इसी बैंक में। अब वो कह रही हैं इसके ब्याज से मेरा खर्चा चल जाता था, अब तो किसी के बर्तन भांडे धोने पड़ेंगे। एक इज्जतदार जिंदगी जीने वाली एक एमटीएनएल से रिटायर्ड हुई कर्मचारी बर्तन भांडे धोने के लिए, बाई बनने के लिए अब वो सोच रही है मुझे मजबूर होना पड़ेगा। और किरीट सोमैया बहुत एक्सपोजे करते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कह रहे हैं लोगों को उनका पैसा ब्याज समेत मिलेगा, जिनके कारण बैंक डूबा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा। 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक भी ऐसे ही डूबता हुआ दिखाई दिया था। बंद नहीं हुआ है वो बैंक, पर वहां भी यही पाबंदियां लगी थी। अब उसी बैंक में खाता है सरदार गुरजोत सिंह। वो कह रहे हैं 6 सालों में 7 लाख रुपए ही निकाल पाया हूं। मुंबई में आज सुबह सुबह खबर आई कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया है। इसके बाद जो भी शाखाएं हैं यहाँ पर, वहाँ पर उनके ग्राहकों की भीड़ लग गई और सबके सामने यही परेशानी थी कि आखिर अब उनकी जमा पूंजी कैसे निकलेगी और उनका खर्च कैसे चलेगा।
ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मुंबई में कोऑपरेटिव बैंक बंद हो चुके हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई और आज तक उन समस्याओं को वो झेल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दो लोग यहाँ पर हैं जो पीएमसी बैंक में उनका खाता था और साल 2019 में जब वो बैंक हुआ तो तमाम लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी हुई थी। आपका नाम क्या है और जब पीएमसी बैंक में कब दिक्कत हुई थी, वहाँ पे क्या खाता था और उसके बाद क्या क्या परेशानियाँ शुरू हुई? नमस्ते, मेरा नाम सरदार गुरजोत सिंह है। 2019 सितंबर की बात है कि अचानक से 11:30 बजे हमारे फ़ोन पे मैसेज आया कि पीएमसी बैंक के ऊपर आरबीआई ने कई रेगुलेशंस लगाए जिसके कारण 1000 रुपये के ऊपर से ज़्यादा बैंक से पैसे नहीं लगा सकते। चाहे फिर आपका अंदर 100 हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, आप 1000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। 6 साल हो गए आज। 6 साल बाद 2025 में जब हम बात करते हैं तो जो बैंक के चेयरमैन डायरेक्टर्स जिन्होंने स्कैम किया, HDIL जिन्होंने बैंक के साथ स्कैम किया, वो चोर आज आज़ाद घूम रहे हैं। 3 साल जेल बैठ के आए, लेकिन 800 डिपॉजिटर्स की डेथ हुई थी, पैसे उनको मिले नहीं इलाज कराने के लिए। 2 बंदों ने सुसाइड की थी पीएमसी बैंक जब भी बंद हुआ था। और आज 6 साल बाद भी 7 लाख रुपए सिर्फ हमें मिले हैं, इसके ऊपर हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। भले मेरे खुद की फैमिली के 4.5 करोड़ वहाँ पर थे। हमारे एक फैमिली मेम्बर ने अपना घर बेचकर एक दूसरे बिल्डर को चेक दिया था वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, वो पैसे उनके अटके। आज वो फैमिली में जो फैमिली के मेन मेंबर थे उनकी डेथ हो चुकी है। उनके इलाज कराने के टाइम पे भी उनको मुसीबत आई। कई हमने एग्जाम्पल्स देखे, लेकिन अब आने वाले महीने में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो हमने दी है कि SIT बिठाई जाए, क्योंकि पीएमसी बैंक के पहला बैंक नहीं था, आखिरी नहीं था। पेन बैंक में हुआ, पुणे बैंक में हुआ, आज न्यू इंडिया में हम देख रहे हैं। मैं भी वहाँ पर गया तो वहाँ पर लोगों को देखा, महिलाएं बुजुर्ग वहाँ पर रो रहे थे। ज़िंदगी भर का उनका पैसा आपने लेकर एक ही क्षण में उनसे छीन लिया। तो ये सरकार का काम था कि आपके पास ED है, EOW है, तो इकोनॉमी की जो स्कैम्स है आप इनको खबर मिलते ही आप इन्हें पकड़ो। अभी तक न्यू इंडिया बैंक के चेयरमैन को और डायरेक्टर्स को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो पुलिस क्या वेट कर रही है कि वो बाहर भाग जाए फिर पुलिस उनके घर पे जाएगी? पीएमसी बैंक को लेकर के जब आप लोगों के सामने ये दिक्कत आई थी उस वक्त क्या माहौल था और कितने परिवार कितना परेशान थे और आज तक उनकी स्थितियां क्या अभी भी आप लोग जो है एक दूसरे के संपर्क में हैं? करीब 10 लाख डिपॉजिटर्स थे जिनका पैसा अटका था। आज भी 2 से 2.5 लाख डिपॉजिटर्स है जिनके पैसे अटके हुए, आज तक उनके पैसे वापस पूरे नहीं मिले हैं। और लोगों की मैं बात करूं तो हमारे सामने हमने मुंबई में दिखा है कि जब वो 2 सुसाइड हुई थी, वहाँ पर नोट लिख के गए थे कि हमारे पास घर पे खाना खाने का पैसा नहीं है। हमारे पैसे जो थे, एक तो मुझे याद है जिन्होंने सुसाइड की थी, खैर मैं नाम उनका नहीं लूँगा, पर उनके अकाउंट में उस टाइम पे 1.5 करोड़ की FD थी और कुछ 20-25 लाख रुपए उनका अकाउंट का बैलेंस था। तो आफ्टर हैविंग 1 करोड़ 75 लाख इन देयर अकाउंट, वो बंदे ने सुसाइड की कि मेरे घर पे खाने के पैसे नहीं है। तो इसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार को ये जो ED EOW है वो सिर्फ मेरे ख्याल से नेताओं के पीछे लगाकर डरका धमका कर उनको बीजेपी में लेना, ये काम नहीं है ED का। ED के ऑफिसर्स, आई रिक्वेस्ट यू, आप सुनिए। उसके बाद हुआ क्या था, किस तरह से, क्या ये बैंक को, पीएमसी बैंक को किसी दूसरे बैंक से मर्ज किया गया था, क्या नियम और पैसे जो दिए गए किस तरह से दिए गए, क्या कहा गया? जो 5 लाख हमें पीएमसी बैंक का मिला वो तो गवर्नमेंट ने दिया था इंश्योरेंस का कि आपके पैसे डूबे हैं, फिर भले आपका 1 करोड़ हो या 10 करोड़, आपको 5 लाख ही दिए जाएंगे, बाकी के आप पैसे भूल जाइए। बाद में हमारे बैंक को टेक ओवर किया यूनिटी ने आज 6 सालों में हमें सिर्फ 2 लाख रुपए दिए हैं और 2032 तक वो कहते हैं कि हम आपके पूरे पैसे वापस देंगे, पर वो मिलेंगे, आएंगे, ये अभी भी हमारे बीच में प्रश्न है। और हम एक जो SIT की मांग कर रहे हैं, हमारी यही मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि ED EOW और पुलिस ने काम नहीं किया अपना, इंक्वायरी अच्छे ढंग से नहीं हुई। जो चेयरमैन और डायरेक्टर्स थे वो बेल पर आज भी बाहर घूम रहे हैं, तो वो डायरेक्टर्स को फिर से पकड़ो, अरेस्ट करो, SIT बिठाओ, उनकी प्रॉपर्टी सीज करो और गरीबों का जो पैसा है, हमारा हक का जो पैसा था, जो हमने टैक्स भरकर कमाया था, वाइट जो हमारा पैसा है, वो पैसा हमारा वापस कीजिए। नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि लोगों का बैंक से भरोसा उठ जाएगा, लोग घर पे काला धन रखेंगे और बैंकों में पैसा नहीं डालेंगे। और भी लोग जो पीएमसी बैंक के जो पीड़ित थे और भी हमारे साथ हैं।
आपका क्या नाम है? आपने बैंक में कहाँ की ब्रांच थी, किस में अकाउंट खोला था और आगे क्या दिक्कतें हुई थी? मेरा नाम रोहित मिश्रा है। एक्चुअली मेरे डैड का अकाउंट था, उनका डिपॉजिट था समथिंग 7,50,000 रुपीज़। तो अभी तक उनको 7 लाख रुपए आ गए, तो बचा है 50,000 बाकी है। एक एक साल में वो लोग दे रहे हैं। लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि मेरा एक फ्रेंड था कि उसका समथिंग 18 की 19 लाख रुपए था और उसकी बहन का 2 साल पहले शादी था। उसका हक का पैसा रह के भी शादी में उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है। उसने दूसरे बैंक से लोन करके उसका बहन का शादी किया, अभी तक उसको सिर्फ 7 लाख रुपए मिला है। किस तरह से ये पैसे दिए गए हैं आप लोगों को? किस हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं? 5 लाख रुपए वही गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी था, इंश्योरेंस, वो 5 लाख रुपए है और साल में 1-1 लाख का इंस्टॉलमेंट आया, वैसे करके 7 लाख रुपए है। और वो लोग ने बोला कि 2032 तक पूरा क्लियर करेंगे, लेकिन उनका अभी तक भरोसा नहीं है हम लोग को कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। किस ब्रांच में आप अकाउंट था? मुलुंड। अभी क्या उम्मीदें हैं, जो और भी आपके रिश्तेदार दोस्त यार हैं जिनके अकाउंट वहाँ पे थे और पैसे फंसे हैं, उनसे बातें होती हैं, क्या उन्हें उम्मीद है? उम्मीद क्या, बैंक पे से भरोसा ही उड़ गया। ऐसा चलेगा तो कौन बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा? हम मेहनत का पैसा बैंक में डाले और बैंक ऐसा करके चले जाए, मतलब नहीं है ना। आज मैं देखा अपना न्यू इंडिया, उधर मेरी एक स्कूल की टीचर भी खड़ी थी। वो स्कूल से छूटने के बाद डायरेक्ट उधर, लिटरली एग्जाम चालू था बच्चे लोग का, एग्जाम जैसे खत्म हो गया उधर जाके वो खड़ी है। यही बचा है कि वो पढ़ाई कराए, फिर उधर से आने के बाद बैंक के बाहर खड़े रहे कि मेरा पैसा दो। तो ये अच्छी बात नहीं है ना, सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप देखिए कि ये जो पीड़ित हैं, ये पीएमसी बैंक के जो पीड़ित हैं, जब साल 2019 में पीएमसी बैंक बंद हुआ था और उसके बाद इस तरह से मुंबई से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि ये बैंक बंद हुआ, वो बैंक बंद हुआ और उसके बाद लोगों के पैसे फंस जाते हैं। सरकार भले ही उम्मीद जताती हो कि लोगों के पैसे मिलेंगे, लेकिन 19 के बाद आज 2025 है और इन लोगों के पैसे आज तक फंसे हैं, किस्तों में मिल रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी तब इन्हें पैसे नहीं मिले और अब भी इन्हें उम्मीद ये नहीं है कि क्या कुछ सालों बाद तक इनके पैसे मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. बैंक बंद नहीं हुआ, और बंद हो जाए तो पहले तो 1 लाख रुपए मिलते, आपके कितने भी पैसे जमा क्यों ना हो, जमा रकम समेत ब्याज भी 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं मिलने थे। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ये इंश्योरेंस देती है, तो 5 लाख रुपए आपको दे देंगे। 100 करोड़ 200 करोड़ के कर्ज माफ हो जाएंगे बड़े बड़े कर्जदारों के, उसके चलते बैंक डूबते हैं। आम आदमी के पल्ले हाथ 5 लाख आएंगे, चाहे 20 लाख भी पड़े हो। 80 बैंक लाइसेंस रद्द हो चुके हैं 2014 से, पिछले 10 सालों में, और इनमें 45% यानी कि 36 महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में ही बैंक बंद क्यों होते हैं? क्या गड़बड़ झाला है भाई? और ये कोऑपरेटिव बैंक में ही ऐसा क्यों होता है? नोटबंदी भी हुई थी इस देश में 8 नवंबर 2016 को, और 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कोऑपरेटिव बैंक्स में 17 राज्यों में 9,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। इन पर कब्जा भी बड़े बड़े राजनेताओं का होता है। रोता बिलखता आम आदमी है, कोई सीधा सीधा जवाब तक नहीं मिलता है। स्वायत्त संस्था है आरबीआई, सेंट्रल बैंक है, लेकिन मातहत तो वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के करता है वो काम। वित्त मंत्रालय से कोई बयान नहीं, आरबीआई से कोई बयान नहीं। आम आदमी वहां पर खड़ा हुआ बिलखता हुआ घूम रहा है, सर खुजलाता घूम रहा है। टेंशन हो रखी है लोगों को, पर किसी को कोई लेना देना नहीं। ऐसे में आज का सीधा सवाल,
गलती बैंक करे, हर्जाना आम आदमी भरे, और अमीर का कर्ज माफ, गरीब की बचत साफ। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से 2 खास मेहमान, एनसीपी सत्ताधारी दल भी है, महायुति की सरकार है, वहां पर एनडीए की सरकार है महाराष्ट्र में। उनके राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव, आरएलडी एक और अहम घटक एनडीए का, उनके महासचिव लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और समझते हैं ये लेनदारी देनदारी का जो कारोबार है, मलूक नागर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, और 2 एक्सपर्ट्स हैं, अशोक मट्टू साहब आरबीआई जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, जनरल मैनेजर रह चुके हैं, और अश्वनी राणा जी जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स की। तो बैंकिंग व्यवस्था को ये भली भांति जानते हैं। अश्वनी राणा साहब, मतलब किसी भी दिन आरबीआई बस अपनी निद्रा से, मैं फिर से वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुंभकर्णीय निद्रा से जागकर वो कहेगा ओहो इस बैंक में तो गड़बड़ झाला चल रहा है, अब ना आप पैसे जमा कर सकते, और ज्यादा जरूरी है अब आप पैसे नहीं निकाल सकते 6 महीने तक, अभी हम तफ्तीश करेंगे। क्या कमाल है। आम आदमी को बताने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसे आगाह करना यह किसकी जिम्मेदारी है? आम आदमी लेकर भाग गया क्या पैसे? क्या है कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि रिजर्व बैंक एकदम जागा है। रिजर्व बैंक ऑडिट करता है, बैंक का अपना ऑडिट भी रहता है, वो उसको मॉनिटर करता है एज ए रेगुलेटर। लेकिन अब हम कहें कि भाई पहले नहीं बताया, अगर पहले बताया जाए तो आप देखिए जैसे पैनिक है, लोग एकदम से पैसा निकालने आ जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे तो उनका जो पैसा है, नहीं ठीक है ना, लेकिन जो बैंक को आरबीआई इस प्रकार से रोक लगाकर मॉनिटर करके बचाने की स्थिति में है, वो पैसा ही निकल जाएगा तो वो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए रिजर्व बैंक ये एक सिस्टम है उसका कि कहीं ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो एक मॉनिटोरियम लगाया जाता है 6 महीने। अभी आज रिजर्व बैंक ने जो बोर्ड है उसको ख़त्म कर दिया है, कंट्रोल रिजर्व बैंक ने ले लिया है, वो सब देखेगा क्या गड़बड़ी है, कहाँ का डेफिशिएंसी है। क्या करे, मेरे घर में शादी होने वाली है अगले महीने, देखिए मेरा बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है और उसको मैं इंजीनियरिंग करवानी है। आम आदमी की पैसे को प्रोटेक्ट करने अगर रिजर्व बैंक कोई एक्शन ना ले तो और बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है रिजर्व बैंक। 80 बैंक उनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैनेज होते हैं। रिजर्व बैंक ये शेड्यूल बैंक है, ये शेड्यूल बैंक है, ये एज ए रेगुलेटर रिजर्व बैंक इसके ऊपर कंट्रोल करता है। लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत सारी वो स्टेट का भी उसमें रोल रहता है। और आपने महाराष्ट्र कहा, बिल्कुल वहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक जो डूबे हैं वो उनके ऊपर शिकंजा वाकई पॉलिटिशियन का था। इसमें भी मैं तो कहता हूँ चाहे किसी गलत ऑडिटर की रिपोर्ट के कारण वो चीज़ सामने नहीं आई, चाहे किसी बोर्ड मेंबर के नहीं आए, उसको पनिश करना चाहिए, जो भी उसके सजा हो सकती है। लेकिन ये जरूरी है कि बैंक आरबीआई डूबने नहीं देगी। पहले जो महाराष्ट्र, अरे आम आदमी तो डूब जाएगा 6 महीने नहीं डूबेगा, में, बिल्कुल नहीं डूबेगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। उनको आम आदमी नहीं डूबेगा। उनके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए शोभना पेडनेकर वो कह रही है अब मुझे भाई बनना पड़ जाएगा, मेरे तो 19 लाख सारी जमा जोखिम हुआ है, उसी ब्याज से मैं अपना घर चलाती थी। में सारा पैसा बार बार कहा जाता है, क्यों रखते हैं लोग? एक लोग ही आम आदमी गलती करता है, वो जो 100 200 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के लोन ले लेते हैं, उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हम इतना सारा जो भी रिटायरमेंट का पैसा है एक छोटे बैंक में लगा देते हैं, सिर्फ कि आधा % वहाँ रिटर्न इंटरेस्ट फालतू मिलता है। हाँ, क्यों करते हैं आम आदमी? उसको होती है ना ये लालच तो होता है, इसलिए उसको पैसे को बांट के रखना चाहिए। और फिर हमने सरकार से वैसे भी कहा है कि ये जो लिमिट जो है इंश्योरेंस की बढ़ाई जाए, नहीं तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करते क्या है, ये सेंट्रल बैंक इसलिए बैठा हुआ है वहां पे, उनको पनिश करना चाहिए। उनके ऊपर जो है पनिश किया है कि नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे यकीन है आरबीआई ने ये कार्रवाई इसलिए की होगी क्योंकि उसे ये जरूरी लगा होगा। कितने मासूम हैं, कितने भोले हैं, कितने नादान हैं, कितना भरोसा करते हैं। और
महाराष्ट्र में 80 बैंक जो बंद हुए हैं पूरे देश में, उसमें से 36 महाराष्ट्र में ही। ये महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है भाई? देखिए संदीप जी, पहले तो इसको आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि अर्बन बैंकिंग के ऊपर बहुत लोगों ने काम किया और वहां की जो लीडरशिप थी, कोऑपरेटिव की लीडरशिप, उन्होंने अपनी संस्थाएं खड़ी की हैं। तो जहां पे संस्थाएं ज़्यादा होंगी वहां पर इस प्रकार की घटनाएं भी ज़्यादा होंगी। तो महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है उसके पीछे एक मूल कारण ये है। लेकिन इसमें बड़े आदमियों का, उद्योगपतियों का, राजनेताओं का कितनों के पैसे डूबे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आज तक ये लाइसेंस रद्द हुए, कितने उद्योगपतियों के पैसे डूबे? संदीप जी, ये जो बैंक्स हैं इसमें सभी तरह के लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, सभी लोगों के डिपॉजिट होते हैं। इसमें व्यापारी भी हैं और इसमें रिटायर्ड लोग भी हैं और इसमें आम आदमी भी है। इसमें अभी जो आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सच है कि अभी वहाँ पर जो लोन दिए गए होंगे उन लोन को देने के साथ ही साथ उनको वहाँ पे कोई ना कोई गारंटी होगी प्रॉपर्टीज की, कुछ और एसेट्स रखे होंगे। अभी आरबीआई उसका प्रॉपरली मूल्यांकन करेगा कि कौन से एसेट्स मूल्यांकन तो होता रहता है। मुझे एक चीज बताइए, आरबीआई का ही आंकड़ा दे रहा हूं ब्रजमोहन भाई, 2023-24 में 1,18,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए, साफ कर दिए गए। 2022-23 में था ये 1,58,000 करोड़, 2021-22 में 1,38,000 करोड़, 2020-21 में 1,71,000 करोड़, 2019-20 में 2,03,000 करोड़, 2018-19 में 2,10,000 करोड़। पिछले 10 सालों में 14,56,000 करोड़ आपने बट्टे खाते में डाल दिए। यहां पता है द इंडियन कोऑपरेटिव बैंक में ब्रजमोहन भाई 2,436 करोड़ 37 लाख रुपए आम आदमी के। अरे इसका प्रावधान करने में 6 महीने के लिए उनको खून के आंसू रुलाओगे? यह व्यवस्था है? देखिए, ये जो फिर संदीप जी बात फिर समझिएगा, ये बात आरबीआई के जो ऑडिटर्स हैं उनकी मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं खुद बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूं। मैं कोऑपरेटिव बैंक का मैं डायरेक्टर रहा, मैं एपेक्स बैंक का लंबे समय तक डायरेक्टर रहा और इसकी पूरी वर्किंग को मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं। आरबीआई ने इसमें निश्चित रूप से आरबीआई के जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने और जो लोकल ऑडिटर्स हैं उनकी गलती है इस मामले में। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो उनका संचालक मंडल है जो लोन देता है, इस पर एक लोन कमेटी बनाई जाती है। लोन कमेटी ये तय करती है कि हमको कितने रुपए देना है और उसको देने के पीछे भी ये रहता है कि कितना पैसा हमने लोन पे दिया है और उसका क्या ब्याज हमारे पास आ रहा है। आपने बताया आप कोऑपरेटिव बैंक में बड़े पद पर रहे, वो राजनेताओं के कब्जे में है कोऑपरेटिव बैंक्स, ये तो जग जाहिर है। और इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पकड़ राजनेताओं की है कोऑपरेटिव बैंक्स में। वो जब नोटबंदी हुई थी गुजरात में, सबसे ज्यादा पैसे कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा हुए नोटबंदी के बाद। ये संयोग थोड़ा है। अब खुलकर लोग बात नहीं करने को तैयार, वो अलग बात है। संदीप जी, अपन इसी बात पे फोकस करें। नहीं संदीप जी, विषय से अपन भटक रहे हैं, अपन इसी मुद्दे पे भटक गया मैं, बेहतर होगा। ये असल विषय पे चला गया था। मध्य प्रदेश में जिस बैंक पे मैं था, नहीं अभी अपन मैं सोचता हूं जिस बैंक के लिए अभी आपने ये शुरुआत की, अपन उस पर बात करें कि उस पर, क्योंकि वहां के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें भय पैदा ना हो, ये भी जरूरी है। आपकी मेरी चर्चा को लाखों लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे वो लोग भी होंगे भय तो पैदा हो गया, खातेधारी हैं। 6 महीने अब वो पैसा नहीं निकाल सकते। अब इसमें भय क्या रह गया? कल से वो लागू हो गया है उनके फरमान। क्या प्रोटेक्शन? अरे मुझे मेरा पैसा मैं जब चाहिए मुझे, देखिए संदीप जी उनके प्रोटेक्शन के लिए है ब्रजमोहन। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रोटेक्शन। मेरा पैसा जब मुझे उसकी जरूरत है मैं इस्तेमाल ना कर पाऊं, उस पैसे का क्या करूं? अचार डालूंगा उसके बाद उसका। नहीं, आपकी संदीप जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भावनात्मक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी संस्थाएं किसी ना किसी कानून के तहत चलती हैं, किसी कानून के तहत इनका पंजीकरण होता है और वहां पर जो खाताधारी होते हैं, जो वहां पे मेंबर बनते हैं, वो भी एक कानून के तहत मेंबर बनते हैं। तो सारा जो एनालिसिस होगा उसी के आधार पे होगा। तो वहां जो अभी भी एक मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। मोदी जी की सरकार ने 1 मिनट ब्रज भाई,
2436 करोड़ 37 लाख, फिर से ये रकम बता रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।